मेरा नाम नेहा है। मैं रोज की तरह बच्चों को पढ़ा रही थी। तभी मेरे फोन पर कॉल आई। मैंने जल्दी से फोन निकाला, कॉल पिक की और कान से लगाकर बात करने लगी। साथ ही ब्लैकबोर्ड पर लिखती रही। कॉल मेरी बहन की थी। उसने बताया कि मेरे ससुराल वाले घर आए हुए हैं और मुझे जल्दी घर बुलाया। मैंने ठीक है कहा और कॉल काट दी। फिर जल्दी जल्दी अपना काम निपटाने लगी। लेकिन फिर भी हाफ डे लीव लेने में आधा घंटा लग गया। सड़क पर पहुंचते ही मैंने फटाफट एक रिक्शा पकड़ा, घर का पता बताया और खुद अपने मंगेतर को कॉल करने लगी। हर बार की तरह इस बार भी कॉल नहीं उठाई गई। मुझे नहीं समझ आता था कि वो ऐसा क्यों करता था। क्या वो सच में इतना बिजी होता था या मेरी कॉल जानबूझकर नहीं उठाता था। कई बार ट्राई करने के बाद मैंने फोन बंद करके पर्स में डाल दिया। थोड़ी ही देर में मैं घर पहुंच गई। मैं खुशी खुशी ड्राइंग रूम में गई, लेकिन अगली ही पल मेरी सारी खुशी मायूसी में बदल गई। जैसे तैसे मुस्कुराते हुए मैंने सलाम किया और अपनी सास के पास जाकर बैठ गई। मेरा मंगेतर आज भी नहीं आया था। उसका ये एटीट्यूड समझ से बाहर था। ना तो वो कभी कॉल करता, न मिलने आता। एक लड़की होकर भी मैंने उसे कई बार बुलाया था, पर उसे जैसे कोई परवाह ही नहीं थी। उसकी माँ और बहनें कहती थीं कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। मैंने अपने मन को यही सोचकर समझा लिया कि शायद वो शादी के बाद वाले प्यार को अहमियत देता हो। मेरे ससुराल वाले मम्मी से शादी की तारीख लेने आए थे। यह सुनकर मुझे खुशी हुई कि अब मैं भी जल्द से जल्द शादी करके अपने घर जाना चाहती थी। लेकिन मम्मी के जवाब ने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। मम्मी ने कहा कि अभी शादी की तैयारियां पूरी नहीं हैं, इसलिए वो कोई तारीख नहीं दे सकती। जैसे ही तैयारियां पूरी होंगी उन्हें बता देंगी। मेरी ननद ने अपनी मां को समझाया कि हमें इंतजार करना चाहिए, क्योंकि उनके घर में कोई मर्द नहीं है और सारी तैयारियां उन्होंने अकेले करनी हैं। ननद की समझदारी देखकर मुझे अच्छा लगा। चाय पानी के बाद वो लोग वापस चले गए। उनके जाते ही मम्मी ने मुझसे माफी मांगते हुए कहा कि वो मजबूर हैं। मेरे अलावा घर में कोई कमाने वाला नहीं है और मेरी शादी जल्दी कर देने से घर कैसे चलेगा। मम्मी की बातें सुनकर मैं उन्हें गले लग गई। उन्होंने ठीक ही कहा था कि अगर 1 साल और इंतजार कर लेते तो मेरी बहन का ग्रेजुएशन पूरा हो जाता और उसे भी किसी नौकरी पर लगा दिया जा सकता था। मैंने मम्मी को समझाया कि मैं इंतजार करने के लिए तैयार हूं और वैसे भी मेरी उम्र तो अभी सिर्फ 22 साल है। रात को बर्तन धोने के बाद मैं अपने कमरे में गई। जैसे ही दरवाजा खोला, मेरी बहन डर के मारे उछल पड़ी। मैं हैरानी से उसे देखने लगी। आजकल वो बहुत डरी डरी और घबराई रहती थी। पिछले कुछ दिनों से मैं उसका ये व्यवहार देख रही थी। मैंने उससे पूछा तो उसने डरते हुए कहा कि वो डरावनी कहानियां पढ़ रही थी, इसलिए डर गई। लेकिन उसकी आंखें और हाव भाव बता रहे थे कि वो मुझसे कुछ छिपा रही थी। उस समय मैं बहुत थकी हुई थी, इसलिए और कुछ नहीं पूछा और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चली गई। दिन यूं ही गुजरते जा रहे थे। एक दिन स्कूल में मैं स्टाफ रूम में बैठी बच्चों की कॉपियां चेक कर रही थी। हमारे स्कूल में नियम था कि काम के दौरान फोन साइलेंट पर रहता है। 2-3 घंटे बाद जब मैं स्टाफ रूम से बाहर निकली तो रिसेप्शनिस्ट ने मुझे बताया कि मेरी मम्मी की कई कॉल्स आई थीं और वो मेरी बहन को लेकर स्कूल तक आई थीं और बहुत रो रही थीं। उसकी बातें सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने फौरन अपने बैग से मोबाइल निकाला। मम्मी की बहुत सारी मिस्ड कॉल्स थीं। मैंने उन्हें तुरंत कॉल की और फोन की पहली ही घंटी पर उन्होंने उठा लिया। मम्मी बहुत रो रही थीं। उनकी आवाज़ से मैं बेहद परेशान हो गई। मैंने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ मम्मी? उन्होंने रोते रोते मुझे तुरंत घर आने को कहा। मैंने छुट्टी लेने की कोशिश की, लेकिन बच्चों के एग्जाम नज़दीक थे और मुझे काम करना था। इस वजह से मुझे दोपहर तक का इंतज़ार करना पड़ा। उस वक्त मेरा ध्यान बार बार मम्मी की ओर जा रहा था। समय जैसे रुक सा गया था। जैसे तैसे छुट्टी का समय हुआ और मैं बिना देर किए घर पहुंची। घर में घुसते ही मेरी बहन के कमरे से चीखने की आवाज़ें आ रही थीं। मेरा दिल घबरा उठा। मैं तेजी से कमरे की ओर भागी।
अंदर का नजारा देखकर मेरी सांसें थम गई। मेरी मम्मी अपनी ही बेटी को बुरी तरह पीट रही थीं। मैंने तुरंत आगे बढ़कर मम्मी को रोका और बहन को उनसे छुड़ाया। मैंने हैरानी से मम्मी से पूछा, ये क्या कर रही हैं आप? मम्मी गुस्से में बोली, इसी से पूछो, इतनी कम उम्र में ही इन्होंने ऐसा कुछ कर लिया है कि अब कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मैं दुनिया को क्या जवाब दूंगी? मम्मी की बातें सुनकर जैसे मेरे ऊपर आसमान टूट पड़ा। मेरी बहन रोते रोते बस नहीं में सिर हिला रही थी और कह रही थी, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं पाक साफ हूं। मम्मी का रो रो कर बुरा हाल था और बहन की हालत भी बहुत खराब थी। मैं चुपचाप अपनी बहन को देख रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि इस सब पर यकीन करूं या इसे बस एक गलतफहमी समझूं। जो कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा था वो किसी बुरे सपने से कम नहीं लग रहा था। जैसे किसी तूफान ने मेरी जिंदगी को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया था। मेरा नाम नेहा है, मेरी उम्र 26 साल है और मैं यूपी के एक छोटे से शहर में रहती हूँ। पिछले 4 साल से यहाँ अकेले रह रही हूँ। कभी मेरा भी एक परिवार हुआ करता था जिसे मैं बहुत प्यार करती थी, मगर एक गलती की वजह से मैंने सब कुछ खो दिया। कभी कभी हालात इतने कठिन हो जाते हैं कि आप चाहकर भी उन्हें अपने हिसाब से नहीं बदल सकते। जब अपने ही आप को छोड़ दें तो स्थिति और भी कठिन हो जाती है। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जब मैं 4 साल की थी, मम्मी पापा का तलाक हो गया था। मम्मी किसी और को पसंद करती थी, लेकिन मेरे नाना ने उनकी शादी पापा से करवा दी थी। सबको लगा था कि मम्मी शादी के बाद सब कुछ भूल जाएंगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। मम्मी का उस व्यक्ति से छुप छुप कर संबंध बना रहा। मेरे जन्म के बाद भी मम्मी ने मेरी देखभाल नहीं की। वह अक्सर मुझे अकेला छोड़ देती। मेरे रोने या हंसने की भी उन्हें परवाह नहीं थी। शुक्र था कि उस घर में मेरी चाची थीं, जो मुझे बहुत प्यार करती थीं। वो मेरा ख्याल एक मां की तरह रखती थीं। पापा मम्मी की हरकतों से वाकिफ थे और कई बार मम्मी को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन मम्मी पापा के साथ रहना ही नहीं चाहती थीं। एक दिन जब पापा काम से थोड़ी देर से घर आए तो मम्मी ने अचानक उन पर कई इल्जाम लगा दिए। पापा ने पहले तो खुद को शांत रखा, लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला गया तो उन्होंने मम्मी को तलाक दे दिया। मम्मी जैसे इस बात का इंतजार कर रही थीं। उन्होंने अपना सामान उठाया और घर छोड़कर चली गई। उनके इस फैसले का सबसे बड़ा असर मुझ पर पड़ा। अब मेरी सारी जिम्मेदारी चाची पर आ गई, जिससे उनकी खुद की जिंदगी भी प्रभावित हो रही थी। 3 साल बाद पापा ने एक तलाकशुदा महिला से शादी कर ली। शुरू में मैं उनसे डरती थी, क्योंकि स्कूल में मैंने सौतेली मां के बारे में कई डरावनी बातें सुनी थीं। लेकिन वो बहुत समझदार और सुलझी हुई महिला निकली। कुछ ही दिनों में उन्होंने मेरे दिल में अपनी जगह बना ली और मैं उन्हें मम्मी कहकर पुकारने लगी। मेरी और मम्मी की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। अब चाचा शहर के बाहर रहने लगे थे और उन्होंने चाची और बच्चों को भी अपने पास बुला लिया था। घर में बस मैं, मम्मी और पापा ही रह गए थे। फिर अगले साल मेरी छोटी बहन का जन्म हुआ, जिससे जैसे हमारी जिंदगी पूरी हो गई थी। सब कुछ हंसी खुशी चल रहा था। फिर एक दिन ऐसा तूफान आया जिसने हमारी जिंदगी को बुरी तरह से बदल दिया। उस वक्त मेरी बहन केवल 2 साल की थी और मैं 10 साल की थी, जब पापा को अचानक दिल का दौरा पड़ा और उनकी उसी वक्त मृत्यु हो गई। उनकी मौत ने हमारी खुशियों को गहरा सन्नाटा दे दिया। लोग मम्मी को मनहूस और बुरी औरत कहने लगे, जो पहली शादी में सफल नहीं हुई और अब दूसरी शादी में पति को खो दिया। चाचा से भी कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था और समाज के तानों ने मम्मी का जीना दुश्वार कर दिया। मजबूरन मम्मी को वह घर बेचना पड़ा और हम एक छोटे से गांव में चले गए। घर के पैसों से मम्मी ने एक छोटा सा मकान खरीदा और बाकी रकम बैंक में जमा कर दी। मेरा दाखिला गांव के एक स्कूल में करा दिया गया था और हमारे पास गुजारे के लिए थोड़े बहुत पैसे थे। मम्मी को अंदाजा था कि यह पैसे ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएंगे, इसलिए उन्होंने घर पर ही कढ़ाई का काम करना शुरू कर दिया। लेकिन केवल कढ़ाई से घर का खर्च चलना मुश्किल था। जब मैं बड़ी हुई तो मैंने अंग्रेजी से ग्रेजुएशन की और एक स्कूल में शिक्षिका की नौकरी शुरू की।
यह नौकरी मेरे लिए किसी सहारे से कम नहीं थी, क्योंकि आगे की पढ़ाई मेरे लिए संभव नहीं थी। मैंने अपनी बहन हिना का दाखिला एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में करवाया। मम्मी ने मुझे बहुत प्यार दिया था और मुझे लगता था कि अब मेरा फर्ज है कि हिना को अच्छी शिक्षा देकर उसे एक बेहतर जिंदगी दूं। मम्मी ने मुझे नौकरी करने से रोका, लेकिन RS 20,000 की सैलरी छोड़ना भी मेरे लिए आसान नहीं था। मम्मी की चिंता के बावजूद मैंने नौकरी की। वक्त के साथ सब कुछ ठीक चल रहा था। जब मैं 21 साल की हुई तो मेरे लिए एक रिश्ता आया। छोटा और सादा परिवार था। लड़के की एक ही बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी और अब घर में उसके माता पिता और वह अकेला ही था। वे हमारे ही गली के पीछे रहते थे। मम्मी को यह रिश्ता पसंद आया तो उन्होंने शादी के लिए 1 साल का समय मांगकर मेरी सगाई कर दी। मेरे मंगेतर ने सगाई में बस 10 मिनट बिताए और फिर किसी जरूरी काम का कहकर चले गए। हमारे नंबर भी एक्सचेंज हुए, लेकिन उन्होंने मुझसे कभी खुद बात नहीं की। शुरू में यह सब मुझे अजीब नहीं लगा, लेकिन बाद में उनकी बेरुखी मुझे तकलीफ देने लगी। अब उन लोगों द्वारा दिया गया 1 साल का समय पूरा हो चुका था और वो लोग शादी की तारीख तय करने आए थे। मम्मी ने थोड़ा और समय मांगा और मेरे मंगेतर ने इसे बिना किसी आपत्ति के मान लिया। उस वक्त मेरी बहन हिना 9वीं कक्षा में थी और 13 साल की थी। हम दोनों ही उसका बहुत ख्याल रखते थे और उसकी हर जरूरत पूरी करते थे। वो हमारी लाडली थी। लेकिन उस दिन जो खबर मैंने सुनी उसने मुझे पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूं, कहां गलती हो गई, कहां हमारी परवरिश में कमी रह गई। मम्मी ने बताया कि जब हिना स्कूल से आई तो उसकी तबीयत बहुत खराब थी। उसे चक्कर आ रहे थे और पेट में दर्द भी था। मम्मी ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर को शक हुआ तो उन्होंने कुछ टेस्ट करवाए, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने बताया कि हिना गर्भवती है। इस खबर ने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया। मैं अपनी बहन के पास गई और उससे पूछना चाहा कि आखिर ये सब कैसे हुआ। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि हिना रोते हुए कहने लगी, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं पाक साफ हूं। और यह कहते हुए वो कमरे में भाग गई और दरवाजा बंद कर लिया। मैंने कई बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो सकता है। अगली सुबह मेरे उठने से पहले ही हिना स्कूल जा चुकी थी। मैं दिन भर बेचैन रही। मेरी एक सहेली ने सलाह दी कि मामले की शुरुआत में ही मेरी बहन का गर्भपात करवा दूं। मैंने घर जाकर मम्मी और हिना से बात की, लेकिन हिना ने गर्भपात कराने से साफ इनकार कर दिया। उसे न तो अपनी बदनामी की परवाह थी और न ही अपने दामन पर लगे इस कलंक की। वो बहुत सुकून से बैठी हुई थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मगर मैं बेचैन थी। मुझे डर था कि अगर मेरे ससुराल वालों को इस बात की भनक भी लग जाती तो वे बिना वक्त गंवाए रिश्ता तोड़ देते। मुझे इस परेशानी का हल ढूंढना था, क्योंकि ये हमारी इज्जत के लिए एक बड़ा खतरा था। जितना ये मामला खुलता उतनी ही मुसीबतें बढ़ती। मेरी बहन की तबीयत भी खराब होती जा रही थी। उसका पीला पड़ता चेहरा लोगों को शक में डाल सकता था। इसलिए मम्मी ने उसका स्कूल छुड़वा दिया और वो बस कमरे में ही रहने लगी। मैंने बहुत कोशिश की कि वो इस मुसीबत से बाहर निकल आए, लेकिन वो किसी भी तरह से तैयार नहीं थी। मैं रसोई में खड़ी दूध गर्म कर रही थी और मन में यही सब सोच रही थी। जब दूध गिलास में डाला तो मैंने जेब से एक छोटी शीशी निकाली जिसमें गर्भपात की दवा थी। मैंने दवा को गिलास में मिलाना शुरू किया। मेरे हाथ कांप रहे थे, पर मैं खुद को दिलासा दे रही थी कि ये सब उसकी भलाई के लिए कर रही हूं। वह खुद अब भी बच्ची थी। वो कैसे एक बच्चे को संभाल सकती थी, वो भी इस तरह। दुनिया ऐसी लड़कियों को जीने नहीं देती। मैंने उसे इस कठिनाई से बचाने के लिए दूध में दवा मिलाई और फिर गिलास लेकर उसके पास चली गई। उस समय मुझे अपने के पर शक हो रहा था, लेकिन मेरी मंशा गलत नहीं थी। मैं बस चाहती थी कि ये मुसीबत टल जाए और हम सबकी जिंदगी फिर से पहले जैसी हो सके। वो बेड पर लेटी थी। मैंने उसे दूध का गिलास देते हुए कहा,
इसे पी लो, मैंने अभी गर्म किया है। उसने दूध पीना शुरू किया और मुझे अजीब नजरों से देखने लगी। उसकी नजरों से मुझे डर लगने लगा। इसके बाद मैं रोज उसे दूध में हल्की सी दवा मिला देती थी। 1 हफ्ते बाद ही इसका असर दिखने लगा। हालांकि पहली डोज में ही असर होना चाहिए था, लेकिन शायद कम मात्रा के कारण थोड़ा वक्त लग गया। उस दिन भी मैंने दूध में दवा मिलाई और सोने के लिए अपने कमरे में आ गई। सुबह जल्दी उठकर स्कूल चली गई, क्योंकि उस दिन पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी और मुझे तैयारी करनी थी। मैं जल्दी निकल गई थी, इस बात से अनजान कि घर में क्या होने वाला था। मीटिंग में हमारे फोन बंद कर दिए गए थे, तो पूरे दिन हम लोग व्यस्त रहे। मीटिंग खत्म होने के बाद जब घर पहुंची तो वहां अजीब सन्नाटा था। मुझे घबराहट सी होने लगी। जैसे ही मैं अंदर गई, देखा मम्मी बहुत बुरी हालत में रो रही थी। मैंने मम्मी को संभालने की कोशिश की। मम्मी ने अचानक मुझे थप्पड़ मारा और बोली, कैसे तुम इतनी पत्थर दिल हो सकती हो? तुमने अपनी ही बहन की जान ले ली। मम्मी के शब्दों ने मुझे हिलाकर रख दिया। उन्होंने मुझसे कहा, मैंने तुम्हें मां से भी ज्यादा प्यार दिया था और तुमने मेरी बच्ची की जान ले ली। मैं कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, पर मम्मी मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। सच तो यही था कि मेरी दी हुई दवा ने ही मेरी बहन की जान ली थी। उसकी नाजुक हालत ने दवा को बर्दाश्त नहीं किया और वो अपनी जिंदगी की लड़ाई हार गई। मम्मी ने मुझे बहन का अंतिम दर्शन तक करने नहीं दिया। कुछ देर बाद मेरे ससुराल वाले भी वहां आ गए थे और सबको यही बताया गया कि छिपकली वाला दूध पीने से बहन की मौत हुई। असली सच सिर्फ मैं और मम्मी ही जानते थे। मेरी बहन को दफनाने के बाद मुझे उससे अंतिम विदाई का मौका भी नहीं दिया गया। इसके बाद जिंदगी फिर से अपने ढर्रे पर लौट आई, लेकिन मेरे लिए सब कुछ हमेशा के लिए बदल चुका था। मैंने मम्मी को मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर मैं टूट चुकी थी। दिन रात मेरी बहन मेरे सपनों में आकर मुझसे अपने दर्द का हिसाब मांगती थी। पहले तो मैंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन अब यह ख्वाब लगातार आने लगे थे। आखिरकार मैंने फैसला किया कि कुछ दिनों के लिए यहां से दूर चली जाऊं। शायद माहौल बदलने से मम्मी भी थोड़ी राहत महसूस करे। उन सपनों की वजह से मेरी रातों की नींद उड़ चुकी थी और जागते जागते मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मुझे उम्मीद थी कि इस बदलाव से मेरी सेहत पर भी अच्छा असर पड़ेगा। छुट्टियां लेने के लिए मुझे स्कूल जाना था, इसलिए मैंने घर का ताला लगाया। मम्मी कहीं बाहर गई हुई थी, इसलिए मैंने चाबी पड़ोस की आंटी को दे दी ताकि मम्मी को इंतजार न करना पड़े। जैसे ही मैं स्कूल पहुंची, प्रिंसिपल ने कहा कि मुझे थोड़ी देर के लिए बच्चों के असेंबली में शामिल होना होगा। मैं उनके साथ चली गई, लेकिन असेंबली में अचानक मेरी तबीयत खराब लगने लगी, तो मैंने सोचा कि डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवा लूं। जब मैं अस्पताल पहुंची तो वहां एक बेड पर दर्द से कराहती हुई लड़की को देखा। वो कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन थी। ये देखकर मेरा दिल धक से रह गया। मेरी मम्मी डॉक्टर के सामने हाथ जोड़कर मेरी बहन को बचाने की मिन्नतें कर रही थी। मैं थोड़ी पीछे खड़ी थी, इसलिए उन्होंने मुझे नहीं देखा। कुछ ही देर में डॉक्टर ने मेरी बहन को लेबर रूम से बाहर निकालकर ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर दिया। करीब 1 घंटे के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मेरी बहन के पेट में कोई बच्चा नहीं, बल्कि एक रसोली ट्यूमर थी जिसने उसके पेट को बड़ा कर दिया था। डॉक्टर ने बताया कि वो लड़की एक बार पहले भी यहां आई थी और उस वक्त उन्हें रसोली का शक हुआ था। उन्होंने कुछ टेस्ट भी किए थे, लेकिन इमरजेंसी के चलते रिपोर्ट बदल गई थी और गलती से प्रेगनेंसी की रिपोर्ट मम्मी ले गई थी। उसके बाद वो कभी यहां आई ही नहीं। अगर समय रहते ये बात पता चल जाती तो मेरी बहन को इतनी तकलीफ से न गुजरना पड़ता। डॉक्टर ने रसोली का पैकेट मुझे दिया, जिसे लेकर मैं सीधा मम्मी के पास गई। मम्मी मुझे देखकर चौंक गईं। उन्हें मेरी यहां आने की उम्मीद नहीं थी। मैंने वो पैकेट मम्मी को दिया और कहा, यह है आपकी बेटी की असली हालत। ये वही रसोली है जिसे आप बच्चा समझकर 9 महीने से उसकी जान पर भारी पड़ने दे रही थीं। देखिए, इसने उसकी पूरी जिंदगी में कैसी तबाही मचाई है। मम्मी के पास मेरे किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था।
शायद उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं था। उन्हें लगा था कि मैं उनकी बेटी को नुकसान पहुंचा दूंगी। ये सोचकर मैं टूट चुकी थी कि पिछले कुछ महीनों से मैं अपने ही दिल पर यह बोझ लेकर चल रही थी कि मैंने अपनी बहन की जान ले ली है। खुद से नजरें मिलाना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। मैंने मम्मी और बहन को अस्पताल में ही छोड़ दिया और बिना किसी को बताए दूसरे शहर चली आई। उनके इस धोखे ने मुझे पूरी तरह से तोड़ दिया था। मुझे लगा कि जो कुछ भी मैंने किया वो सब उनके भले के लिए था, लेकिन उन्होंने मुझ पर यकीन नहीं किया। दूसरे शहर में जाकर मैंने एक स्कूल में नौकरी के लिए आवेदन किया और अनुभव के आधार पर मुझे काम भी मिल गया। एक महिला ने मुझे अपने घर में रहने की जगह भी दे दी। अब मैं मम्मी और छोटी बहन को उनके बैंक अकाउंट में पैसे भेज देती हूँ, लेकिन दोबारा उनसे मिलने की हिम्मत मुझ में नहीं है। जब भी ऐसा सोचती हूँ मुझे वो रातें याद आ जाती हैं जब बहन की मौत का ख्याल मुझे सोने नहीं देता था। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि अगली कहानी का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।